हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। एमपीपीएससी जीके की एमसीक्यू सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। फर्स्ट पेपर पर आधारित ये एमसीक्यू सीरीज का 25th पार्ट है। इससे पहले लगातार 24 पार्ट आ चुके हैं। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो वो भी देखें। हर पार्ट में 25 क्वेश्चंस का एनालिसिस होता है, जो कि फर्स्ट पेपर जिसमें कि 100 क्वेश्चंस आते हैं जो कि जीके पर आधारित होते हैं और मध्य प्रदेश के नए पाठ्यक्रम पर आधारित ये सीरीज है। ठीक है ना, तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक भी करें, साथ में वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी इसको देख पाएं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। अगर आप पूरे नोटिफिकेशन चाहते हैं मेरी इस सीरीज के, ऑल का जो रेडियो बटन है उसको सिलेक्ट कीजिए, देन उसके बाद में ही सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए, जिससे कि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलेंगे। तो इसी के साथ में मैं अपना ये वीडियो यहाँ शुरू करता हूँ। वीडियो को अंत तक देखिएगा और लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। ये आ गया पहला क्वेश्चन आपके सामने। निम्न में से कौन कुश्ती के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन आपके सामने है, अशोक ठाकुर, राजेंद्र राय, राजू सोनी या फिर गामा। तो इसका सही विकल्प कौन सा है? तो गामा इसका सही विकल्प है। गामा जो कि कुश्ती के चैंपियन रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन आने वाला है। अगला प्रश्न, सहारिया जनजाति के निवास स्थान को क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। सहाराना, मांड, झोपड़ी या फिर क्राल। इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो वो है सहराना। यहाँ पे सहारिया लोग रहते हैं उस निवास स्थान को सहराना बोलते हैं। और सहारिया जनजाति सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में पाई जाती है? ये पाई जाती है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड का जो ग्वालियर का क्षेत्र है, ठीक है ना, वहां पर ग्वालियर, ठीक है ना, सहारिया जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आ गया, निम्न में से कौन सा पुरस्कार रूपांकर कलाओं के क्षेत्र में दिया जाता है? कालिदास सम्मान, लता मंगेशकर सम्मान, इकबाल सम्मान या फिर किशोर कुमार सम्मान। तो इसका सही विकल्प क्या है? तो सही विकल्प है इसका कालिदास सम्मान। जो कालिदास सम्मान होता है ये रूपांकर कलाओं को और उनके जिस तरीके के नाटक होते हैं उस तरीके का कोई मंचन होता है तो उस पर ये कालिदास सम्मान दिया जाता है, जो कि मध्य प्रदेश का सम्मान है। ठीक है ना। और कालिदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? कालिदास जी का जन्म हुआ था उज्जैन में। और ये गुप्त साम्राज्य के समकालीन थे। चंद्रगुप्त द्वितीय जो कोई विक्रमादित्य थे और अवंती उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी उज्जैनी। ठीक है ना, वहां से उनके दरबार में कालिदास जी नवरत्नों में से एक थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश के गठन के उपरांत सर्वप्रथम पुलिस महानिरीक्षक कौन थे? श्री के एम रुस्तम जी, श्री बी एन शुक्ल जी, श्री बी जी घाटे या फिर श्री के एल दीवान। तो इसका सही विकल्प कौन सा है? तो सही विकल्प है श्री बी जी घाटे। मध्य प्रदेश के गठन के पश्चात सर्वप्रथम जो पुलिस महानिरीक्षक बने वो श्री बी जी घाटे जी बने थे। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश के प्रथम विरोधी दल के नेता कौन थे? वीरेंद्र कुमार सकलेचा, विश्वनाथ तमस्कर, शंकर दयाल शर्मा या फिर लीला सेठ जोशी। इसका सही विकल्प कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है विश्वनाथ तमस्कर। ये विरोधी दल जो थे, विपक्ष, ठीक है ना, उसके नेता थे मध्य प्रदेश में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। और गठन के बाद में जब पहली सरकार गठित हुई थी, कब हुई थी पहली सरकार? सन 1956 के बाद में। ठीक है ना, 1956 के बाद में जब पहली सरकार गठित हुई थी, क्योंकि 1956 में ही मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर में। उसके बाद में जब पहली सरकार का गठन हुआ, पहली विधानसभा, ठीक है ना, पहली राज्य सरकार का गठन हुआ, उस समय जो विपक्ष के नेता थे वो विश्वनाथ तमस्कर जी थे। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश के निम्न जिलों में से किसमें सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? झाबुआ, बड़वानी, डिंडोरी या फिर ये सभी। तो इसका जो सही विकल्प क्या है? इसका जो सही विकल्प है वो है डी, यानी कि ऊपर दिए हुए जितने भी विकल्प दिए हैं ऊपर, झाबुआ, बड़वानी और डिंडोरी, ठीक है ना, इसमें विधानसभा के जो क्षेत्र हैं वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, मधु यादव मध्य प्रदेश की प्रमुख खिलाड़ी हैं और ये किस खेल से संबंधित हैं? हॉकी, क्रिकेट, शतरंज या फिर तैराकी। तो इसका सही विकल्प क्या है? तो सही विकल्प है हॉकी। मधु यादव हॉकी की खिलाड़ी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, निम्न में से किसने चंबल घाटी के डाकुओं के आत्मसमर्पण में प्रमुख और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? सुब्बाराव, वीरेंद्र सकलेजा जी, पी एस बिसेन या फिर कांतिबेन त्यागी। तो इसका सही विकल्प है
सुब्बा राव जी ने इनकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जिस समय चंबल में डाकुओं का आतंक था और इन्होंने ही बहुत कुछ परिश्रम करके इन सभी डाकुओं को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था। ठीक है ना, तो इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी और इन्हीं के साथ में विनोदा भावे, ठीक है ना, जो विनोदा भावे थे, विनोद भावे, ठीक है ना, वो भी बहुत ही ज्यादा उन्होंने परिश्रम किया था, बहुत अच्छी भूमिका इनकी भी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था क्या? भक्ति, मूर्ति पूजा और यज्ञ, या फिर प्रकृति की पूजा और यज्ञ, या प्रकृति की पूजा और भक्ति? तो इसका जो सही विकल्प क्या है? यानी कि जो पूर्व वैदिक आर्य, यानी कि वैदिक के समय से पहले के जो आर्य थे उनका प्रमुख धर्म क्या रहा था? तो उस समय की जो प्रमुख धर्म था वो प्रकृति की पूजा करते थे और यज्ञ किया करते थे। तो ये इसका सही विकल्प है। अगला प्रश्न आ गया, प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वो कौन है? बौद्ध हैं, जैन हैं, शैव हैं, या फिर वैष्णव हैं? तो किस धर्म से संबंधित है ये तीर्थ स्थल जिसका नाम है प्रभास गिरी? ये है जैन धर्म से संबंधित। ठीक है ना, ये इसका सही विकल्प है। और ये कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में है, इलाहाबाद के पास में। ठीक है ना, इलाहाबाद, जिसको कि इस समय प्रयागराज के नाम से जानते हैं, नाम बदल दिया गया है, वहां पर है ये कौशाम्बी। ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा, कौशाम्बी के बिल्कुल नजदीक है, 60 किलोमीटर के आसपास, वहां पर ये प्रभासगिरी जैन धर्म का तीर्थ स्थल बनाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, वह स्थान जहां पे प्राकृत, ठीक है ना, प्राक अशोक ब्राह्मणी लिपि का पता चला है, कहां पर है ये? अशोक की जो ब्राह्मणी लिपि है उसका पता चला है, नागार्जुनी कोंडा, अनुराधापुरा, ब्रह्मगिरी, या फिर मास्की? तो इसका सही विकल्प क्या है? तो इसका सही विकल्प है मास्की। मास्की में पता चला है यहाँ की ये ब्राह्मणी लिपि से जो अभिलेख मिले हैं अशोक के, वहां पर। और अशोक के कुल अभी तक 40 अभिलेख मिले हैं जिससे कि अशोक की राज करने की शैली का पूरा पता इनसे चलता है। ठीक है ना, और ये मास्की कहाँ पर है? ये है कर्नाटक में। ठीक है ना, ये पता होना चाहिए आपको, कर्नाटक में स्थित है। मास्की नदी के पास ही ये पूरे अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, भूमि नापने के लिए दिल्ली सल्तनत काल में कौन सा मापक जो यंत्र होता था उसका उपयोग किया जाता था या प्रयोग में लाया जाता था? किस्मते गल्ला, गल्ला बक्सी, महसत, या फिर गाजी? तो इसका जो सही विकल्प क्या है? तो इसका सही विकल्प है मसहत। मसहत नाम का एक मापक यंत्र था जिसका उपयोग किया जाता था भूमि को नापने में। और दिल्ली सल्तनत के समय की बात है। दिल्ली सल्तनत की जो समय था वो कौन सा था? वो मेडिवल हिस्ट्री में था और उसका समय शुरू हुआ था 1206 से लेके कब तक? 1526 तक। ये जो काल था ये दिल्ली सल्तनत का काल था। ठीक है ना, जिसके समय में काफी साम्राज्य स्थापित हुए। ठीक है ना, सबसे पहला जो साम्राज्य था वो कौन सा था? सबसे पहला था गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी। गुलाम वंश के बाद में कौन सा आया? फिर आया खिलजी। ठीक है ना, खिलजी के बाद में फिर कौन सा आया? फिर आया तुगलक। तुगलक के बाद में फिर कौन सा आया? फिर आया सैयद। फिर कौन सा आया? फिर आया लोधी। ठीक है ना, और इसके बाद में फिर खत्म हो गया था ये दिल्ली सल्तनत का काल। फिर आ गया था मुगल साम्राज्य 1526 के बाद में बाबर ने, ठीक है ना, पहली पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था और उसकी हत्या करने के बाद में 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं आगे। अगला प्रश्न आ गया, निम्न में से विजयनगर की मुद्रा को पहचानिए जो प्रसार में थी एवं विस्तृत स्तर पर इसकी पहचान थी। दिनार, हुणा, पनाम, या फिर पैगोड़ा? तो कौन सी मुद्रा उस समय जब विजयनगर साम्राज्य था उस समय प्रचलित में थी? तो उसका सही विकल्प है वो है पैगोड़ा। ठीक है ना, पैगोड़ा नाम की ये मुद्रा थी, वो काफी प्रचलन में थी। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी हरिहर और बुक्का ने। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि ये क्वेश्चंस बिल्कुल बनते हैं। हरिहर और बुक्का ने की थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, जो कहाँ पर है? कर्नाटका में, हम्पी में। ठीक है ना, जो हम्पी का क्षेत्र है वो पूरा विजयनगर साम्राज्य का क्षेत्र है। वहां पे पूरे के पूरे अभी साक्ष्य, ठीक है ना, काफी कुछ साक्ष्य यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो उन्हीं के समय की ये मुद्रा थी पैगोड़ा, जो काफी ज्यादा प्रचार और प्रसार में थी काफी बड़े क्षेत्र में, जो कि उस समय की पॉपुलर मुद्रा हुआ करती थी।
अगला प्रश्न आ गया, आजाद हिंद हिंद फौज के अधिकारियों पर लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? जब उन पर मुकदमा किया गया था, आजाद हिंद फौज के जो 3 अफसर थे, ठीक है ना, उन पर, तो उनकी जो वकालत की वो किसने की थी? यानी कि वकील कौन था? सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू, एम.ए. जिन्ना या फिर सर टी.बी. सप्रू? तो इसका सही विकल्प क्या है? तो इसका सही विकल्प है टी.बी. सप्रू। यानी कि इसका पूरा नाम था तेज बहादुर सप्रू थे और इन्होंने वकालत की थी। और आजाद हिंद फौज के 3 उस समय के जो उनके अफसर थे, और तीनों थे, वो एक हिंदू था, ठीक है ना, एक मुस्लिम था, ठीक है, एक मुस्लिम, और एक जो था वो था सिख, ठीक है ना, ये तीनों पर, ठीक है ना, उस समय की जो वो थी, न्यायालय था, वो कहाँ था? वो था लाल किले के अंदर में। तो वहां पर उन पर मुकदमा, उन पर देशद्रोह का अभियोग लगाया गया था, और उसकी जो सुनवाई थी वो दिल्ली के लाल किले के जो सैनिक न्यायालय था वहां पर की गई थी। तो उस समय सर टी.बी. सप्रू ने इनकी वकालत की थी, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट फैक्ट। अगला प्रश्न आ गया 15वां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था, ठीक है ना, और वो संपन्न हुआ था, कहाँ हुआ था? अमरावती, बेलगाम में, कराची या फिर नागपुर में? तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है बेलगांव। बेलगांव में ये संपन्न हुआ था, और इसमें महात्मा गांधी ने इसको संबोधित किया था, और यही एकमात्र जो अधिवेशन है जिसमें कि महात्मा गांधी अध्यक्ष थे इसमें, ठीक है ना, सिर्फ यही एक अधिवेशन है। और ये कौन सा था? ये 40वां सम्मेलन था, ठीक है ना, 40वां सम्मेलन था, और ये 1924 में ये बेलगांव कहाँ पर है? ये बेलगांव है कर्नाटक में, ठीक है ना, कर्नाटक में है, वहां पर संपन्न हुआ था। 40वां सम्मेलन था, 1924 में ये सम्मेलन हुआ था, और इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, ठीक है ना। क्लियर हो गया? सिर्फ एक ही अधिवेशन था जिसमें कि महात्मा गांधी अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न आ गया, द्वैध शासन प्रणाली, ठीक है ना, भारत में क्रियान्वित रही कब तक? 1919 से लेकर 1921 तक, 1919 से 28 तक, 21 से 37 तक, या फिर 30 से 37 तक? इसका जो सही विकल्प है वो क्या है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है सी, 1921 से लेके 1937 तक, ठीक है ना। इस समय द्वैध शासन प्रणाली क्रियान्वित रही थी और चली थी। अच्छा, इसको और दूसरे नाम से भी पुकारते हैं, इसको बोलते हैं भारत शासन अधिनियम 1919, ठीक है ना। ये भी आप याद रखिएगा, द्वैध शासन प्रणाली को क्या बोलते हैं? भारत सरकार, भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम। सरकार नहीं बोलते इसको, भारत शासन बोलते हैं। भारत सरकार ये गलत शब्द होगा इसके लिए। भारत शासन अधिनियम 1919 के नाम से ये जाना जाता है, और इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कानून भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, या ये क्वेश्चन आ चुका है एमपीपीएससी में, याद रखना। पिछले वाले जो एमपीपीएससी हुआ था 2020 में, उसमें ये आ चुका है, ठीक है ना, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन ही बनते हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट सीरीज है ये, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, ठीक है ना। एक एक चीज के बारे में पूरे एनालिसिस में दे रहा हूँ। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है ना। इसलिए 1919 में ये सुधार लेके आए थे, और इसकी जो ये द्वैध शासन प्रणाली थी, यानी कि दोहरा शासन बोलते थे इसको, और ये 1921 से लेके 37 के बीच में चली। देन उसके बाद में इसको ज्यादा चला नहीं पाया, क्योंकि इसका विरोध काफी कुछ होने लगा था, और विरोध के बाद में फिर इसको खत्म करना पड़ा, ठीक है ना। फिर इसमें पुनः दूसरा अधिनियम लेके आए थे जो कि काफी ज्यादा प्रचलित रहा, और आज भी भारत शासन, आज भी वो भारत सरकार उसको चला रही है, उसके बहुत से अंश को। भारत शासन अधिनियम था वो 1935, अधिनियम 1935 था, और उसके अभी भी आर्टिकल भारत की संविधान की व्यवस्था में चल रहे हैं, ठीक है ना। ये व्यवस्था लागू की गई, ठीक है ना, और इसके बाद में ये शासन व्यवस्था खत्म कर दी गई थी, ठीक है ना। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी इसको जानते हैं, जिसको बोलते हैं द्वैध शासन प्रणाली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, भारत में
प्रथम 3 सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो इसका सही विकल्प क्या है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है सी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादक राज्य है। ये सबसे पहले उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ना होता है, फिर दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु। ठीक है, आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं अनअकैडमी आपके लिए लाया है एक फ्री प्लान जिसमें कि आपको एमपी के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा। इसी के साथ में आपको मिलेगा 500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरिंग के साथ में 20,000 से ज्यादा फ्री क्वेश्चंस, फ्री मॉक टेस्ट और उनके एनालिसिस, और इसके साथ में आपको अनअकैडमी और भी बहुत कुछ देगा। फ्री प्लान एक्सेस करने के लिए आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी का ऐप और यूज करें मेरा रेफरल कोड जो कि रेड कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है हरदयाल कुशवाहा। नाउ प्रतीक जैन एक्सक्लूसिवली अवेलेबल ऑन अनअकैडमी, जो कि है एमपी के बेस्ट फैकल्टी, टॉप एक्स फैकल्टी ऑफ आकार आईएएस एकेडमी, जो कि आपको कंप्लीट कवरेज देने वाले हैं पूरा मध्य प्रदेश के कोर्सेज का। और ये इनकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 11 फरवरी 2021 से। यहाँ पे आपको मिलने वाला है कंप्लीट डाउट रेजोल्यूशंस, लाइव क्लासेस, क्विजेस और पीडीएफ नोट्स भी। क्या आप प्रीलिम्स 2020 क्रैक करने के लिए रेडी हैं? तो अभी एनरोल कीजिए प्रीलिम्स चैंपियनशिप में, जहां टॉप 3 रैंकर्स को मिलेगा 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शंस। ये चैंपियनशिप स्टार्ट हो चुकी है 6 फरवरी से। 6 फरवरी, 13 फरवरी, 20 फरवरी और 27 फरवरी, तो ये पूरी के पूरे टेस्ट कंडक्ट होने वाले हैं। तो अभी ज्वाइन कीजिए इस चैंपियनशिप को। इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से आप क्लिक करके इस चैंपियनशिप में ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी लेके आया है अचीवर बैच, जो कि है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए। यहाँ पे आपको मिलेगा स्प्रिंट कोर्स थ्रू टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट, जो कि है हिंदी मीडियम में। ज्वाइन करें इस बैच कोर्स को और पाएं एमपीपीएससी का संपूर्ण मार्गदर्शन। इसकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं 11 फरवरी से। इसका पहला सेशन जो कि 10 बजे से लेकर 11 बजे तक होता है, दूसरा सेशन 5 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक होता है और तीसरा सेशन उसके बाद में 7 बजे से लेकर 8 बजे तक चलता है। इसमें आपको एमपी के टॉप एजुकेशन से पढ़ने का मौका मिलेगा, साथ ही साथ में 60 मिनट की कॉम्प्रिहेंसिव सेशंस विद एमसीक्यू टेस्ट फॉलोड बाय द डिटेल डिस्कशंस of the test, complete coverage of MPPSC prelims syllabus with PDF notes after each classes। आइए आप जान लेते हैं अनअकैडमी के प्लस बैचेस के बारे में, जो आपकी हर जरूरत के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट हैं। जी हाँ, 60 डेज लाइव क्रैश कोर्सेज, रिकॉर्डेड बैचेस, PDF रिवीजन नोट्स इन एवरी क्लासेस, बेस्ट एजुकेटर्स फॉर योर गाइडेंस, साथ ही साथ में लाइव एमसीक्यू रिवीजन बैचेस भी हैं, साथ में लाइव डाउट क्लियरिंग भी है और 20 से ज्यादा मॉक टेस्ट हैं जो कि प्रैक्टिस के लिए आपके लिए अवेलेबल हैं और 20,000 से ज्यादा यहाँ पर क्वेश्चंस हैं जो कि आपके प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल हैं प्लस बैचेस में। आइए आप जान लेते हैं अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है। बस आपको प्ले स्टोर पर जाना है और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और इसमें अपना गोल एमपीपीएससी व्यापम सिलेक्ट करना है और प्लस कोर्सेज में जाकर मनचाहे बैच कोर्स को एनरोल करके गेट सब्सक्रिप्शन का जो बटन है वो क्लिक करना है। इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट पाने के लिए मेरा रेफरल कोड जो कि रेड कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है हरदयाल कुशवाहा, उसको एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे यू विल गेट 10% इंस्टेंट डिस्काउंट ऑन अवेलेबल फीस वैलिड टिल 28 फरवरी, पोस्ट दैट विल गेट ओनली 5% डिस्काउंट। तो देरी किस बात की है दोस्तों, आज ही अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और एमपीपीएससी और व्यापम को क्रैक करने के लिए तैयार हो जाइए। लेट्स क्रैक इट। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, भारत में कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? विकल्पों में बताना है अपने को, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और जम्मू कश्मीर। तो इसमें से सही विकल्प कौन सा इन ऑप्शंस में? अगर ये ऑप्शन देखा जाए तो इन ऑप्शंस में सबसे ज्यादा अगर अभ्रक उत्पादन वाला राज्य है तो वो है बिहार। और वैसे पूरे भारत की दृष्टि से देखा जाए पूरे भारतवर्ष में तो सबसे अधिक अभ्रक उत्पादन होता है झारखंड में। झारखंड जो कि बिहार का जब 2 भागों में विभाजित हुआ, उससे पहले तो बिहार ही था,
ठीक है ना। लेकिन जब दो भागों में विभाजित हुआ तो सबसे जो अभ्रक वाला हिस्सा था वो झारखंड में चला गया। तो पूरे भारत की दृष्टि से सबसे अधिक अभ्रक का उत्पादन झारखंड करता है और उसके बाद में फिर बिहार का नंबर लगता है। यानी कि पहले नंबर पर अगर ऑप्शन आएगा तो पहले नंबर पर झारखंड होगा और दूसरे नंबर पर बिहार आएगा। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया 19वां सारिस्का और रणथंभौर निम्न में से किन जानवरों के लिए संरक्षित हैं? ठीक है ना, ये एक राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है ना, तो इन राष्ट्रीय उद्यान में कौन से जानवर संरक्षित किए जाते हैं? सिंह, हिरण, बाघ या फिर भालू? तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है बाघ। बाघ यानी कि टाइगर। ठीक है ना, टाइगर को बोलते हैं बाघ। ठीक है ना, इनका संरक्षण किया जा रहा है और ये दोनों के दोनों जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर है? ये राजस्थान में है। ठीक है ना, राजस्थान राज्य में है ये। और इसमें सारस का कहाँ पर है ये सारस का जो राष्ट्रीय उद्यान है ये अलवर जिले में है। ठीक है ना, अलवर जिले में है और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हो गई थी 1955 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। और रणथंभौर ये सवाई माधोपुर में है। ठीक है ना, सवाई माधोपुर। ठीक है ना, जो कि राजस्थान में ही है और इसकी स्थापना हुई थी 1980 में। ठीक है ना, और दोनों में बाघ का संरक्षण किया जाता है। और इसके अलावा और भी इसमें जानवर पाए जाते हैं, तेंदुआ है, रीछ है। ठीक है ना, और भी अन्य जीव यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, भारत में कतिपय लोहा इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट से ही होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग में ऐसे अवस्थीय स्थानांतरीकरण का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन है आपके सामने, पश्चिमी तट के लिए आधिकारिक नाभिकीय ऊर्जा जनन, या फिर गोवा और मध्य प्रदेश में कुछ भागों में उत्तम श्रेणी का लोहा अयस्क निक्षेप का मिलना, तथा इस क्षेत्र में इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा, या फिर सी पश्चिम तटीय क्षेत्र पर भारतीय लोहा अयस्क की अंतर्राष्ट्रीय मांग में कमी, या फिर स्पंज लोहे तकनीकी को अपनाया जाना। तो इसमें सही विकल्प क्या है? तो इसका सही विकल्प है बी। देखिए इसमें क्या है ना, सबसे अच्छा उत्तम क्वालिटी का जो लोहा है, लोहा अयस्क जो होता है रॉ मटेरियल, उसका निक्षेप गोवा और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में किया जाता है। ठीक है ना, और इस कारण से यहाँ पर जो निर्यात की सुविधा है, क्योंकि पश्चिमी तट पे है और ज्यादातर बंदरगाह कहाँ पर है? पश्चिमी तट पर ही है, यहाँ से की ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो इस कारण से यहाँ पर तुलनात्मक सुविधा भी बहुत अच्छी है। इस कारण से ये पूरा का पूरा जो स्थानांतरण का कारण है, ठीक है ना, यही कारण इसमें अवस्थित है। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? कोरोमंडल, मालाबार, उत्तरी सरकार या फिर कोंकण? तो इसका सही विकल्प क्या है? तो इसका सही विकल्प है कोरोमंडल। जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो तट कहलाता है वो कोरोमंडल कहलाता है। ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आ गया, अधिकांश यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन काट दिए जाएं तो ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में शीघ्र पुनर्योजित नहीं हो पाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वर्षा वन की मृदा में पोषक तत्व का अभाव होता है, या फिर वर्षा वन में वृक्षों की परिवाया की जीवन क्षमता दुर्बल होती है, या फिर वर्षा वन की जो जाति है वो धीमी गति से बढ़ती है। विदेशी जाति वर्षा वन की उर्वरक मृदा पर अतिक्रमण कर जाती है। ठीक है ना, जो वर्षा वन पर जो उर्वरक मृदा पर अतिक्रमण कर जाती है, जो कि विदेशी जाति की वर्षा वन होते हैं वो। ठीक है, तो इसका जो सही कारण क्या है, सही विकल्प क्या है इसका? तो इसका जो सही विकल्प है वो है वर्षा वन की जो मृदा है, ठीक है ना, उसमें पोषक तत्वों का बहुत ज्यादा अभाव होता है। ठीक है ना, इस कारण से अगर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन काट दिए जाएं तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में ये शीघ्र पुनर्योजित नहीं हो पाता है। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट फैक्ट। अगला प्रश्न आ गया, हिमालय पर्वत प्रदेश जनजाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। ठीक है ना, इस समृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सबसे उपयुक्त है? ये अधिक वर्षा होती है यहाँ पर, जो प्रचुर वनस्पति वृद्धि को बढ़ावा देती है, या फिर
यह विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। इस क्षेत्र में विदेशी और अतिक्रमण जातियां प्रवेश नहीं कराई गई हैं। यह मनुष्य, यहाँ पर मनुष्य का जो हस्तक्षेप है वो बहुत कम है। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है बा, ठीक है ना, बी वाला। यह यहाँ पर विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर ये क्या है, जाति विविधता की दृष्टि से ये अत्यंत समृद्ध भी है, ठीक है ना। समृद्धि के लिए यही इसका प्रमुख कारण है। तो दिस इज द करेक्ट फैक्ट। अगला प्रश्न आ गया, महाद्वीप अलग कैसे हुए थे? क्या कारण हुआ था? कौन सी क्रिया हुई थी जिससे कि ये अलग हुए थे? ज्वालामुखी फटने से, विवर्तनिक प्रक्रिया से, चट्टानों के वलन और भ्रंश से, या फिर ये सभी? तो इसका जो सही विकल्प है वो है विवर्तनिक क्रिया जो हुई थी उस कारण से ये पूरे के पूरे जो महाद्वीप हैं जो पूरे एक साथ थे, बाद में इसका विघटन हो गया और ये अलग अलग हो गए थे, ठीक है ना। और ये सब हुआ था कब? कार्बोनिक फेरस जो युग था, ठीक है ना, उस समय ये पूरी की पूरी क्रिया चली थी, ठीक है। तो और उस समय इस क्रिया को क्या नाम दिया था? पेंजिया। पेंजिया नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा, पेंजिया के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, डॉन बॉस क्षेत्र प्रसिद्ध है किसके लिए? लोहा अयस्क के लिए, कोयला के लिए, ताम्र अयस्क के लिए, या फिर सोने के लिए? तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है कोयला। कोयले के लिए सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र है और ये कहां पर है? यह है यूक्रेन में, यूक्रेन में स्थित है और इसको डोनेटस बेसिन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा, डोनेटस बेसिन, डोनेटस बेसिन के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है ना। और ये कहां पर है? यूक्रेन में है, यूक्रेन कंट्री जो है वहां पर अवस्थित है और यहाँ पर ये कोयला निकाला जाता है। कोयले के लिए ये डॉन बॉस के नाम से जो प्रसिद्ध खान है वो यहीं पर स्थित है। अगला प्रश्न आ गया 25वां और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, किम्बरले प्रसिद्ध है किस चीज के लिए? स्वर्ण खदान के लिए, हीरे की खदान के लिए, या फिर इस्पात उद्योग के लिए, ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए? तो इसका सही विकल्प क्या है? तो इसका सही विकल्प है हीरा खनन के लिए। यहाँ पर हीरा की खदान उपलब्ध है और ये कहां पर है किम्बरले? ये है सॉरी, ये है दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है ना, दक्षिण अफ्रीका का, ठीक है ना, क्षेत्र है ये। और ये उत्तरी कैंप, ठीक है ना, उत्तरी कैंप प्रांत है, ठीक है ना, नॉर्थ कैंप बोलते हैं इसको। जो एरिया है उसकी ये राजधानी भी कहलाता है किम्बरले, ठीक है ना। उसकी ये बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध, ठीक है ना, पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलर खदान है ये हीरे की और सबसे ज्यादा हीरे का उत्खनन इसी क्षेत्र से किया जाता है, ठीक है ना, दक्षिणी अफ्रीका में। तो ये थे टोटल 25 क्वेश्चंस जो कि आपके सामने रखे। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, आपके कमेंट मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके कमेंट के माध्यम से मेरे को पता पड़ता है कि आप वीडियो को किस तरीके से ले रहे हैं और कैसा आपको वीडियो लग रहा है। साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करें क्योंकि लाइक भी आपके बहुत ज्यादा वैल्यू रखते हैं मेरे वीडियो के लिए। और साथ में इसको अधिक से अधिक शेयर करें जिससे कि ज्यादा से ज्यादा MPPSC 2020 की तैयारी करने वाले परीक्षार्थी इसको देख पाएं और ये सारे जीके का पार्ट कंप्लीट हो पाए, क्योंकि डीप एनालिसिस के साथ में मैं ये वीडियो आपके सामने लाता हूं, ठीक है ना। और लगातार मेरी इस सीरीज से जुड़े रहने के लिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लें, वो भी ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। ध्यान रहे ऑल का जो रेडियो बटन है वो क्लिक करना है, देन उसके बाद ही आपको सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना है, जिससे कि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे और लगातार मेरे सारे वीडियोस देख पाएंगे। तो इसी के साथ में मैं अपना ये स्टडी ये वाला जो पार्ट 25 पार्ट है इसको यही खत्म करता हूं। अगला पार्ट कल आपको फिर मिलेगा। तब तक लगातार मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को ट्यून करके रखिए और प्लेलिस्ट से जाकर वो सारे वीडियो देखिए जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जय हिंद, जय भारत।